हेलो पीपल, दिस इज आदिति एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल लॉ डेब्यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 821 के अंदर आने वाली PYQ क्वेश्चन के बारे में, जहां पे हम 2017 से लेके 2025 तक सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको PYQ का एनालिसिस भी बताने वाली हूं, जहां पे मैं ये बताऊंगी कि फैमिली लॉ के क्वेश्चन अब तक कितनी बार पूछे गए हैं एट के एग्जाम में। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा में मिताक्षरा विधि शामिल है? इन विच सेक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 द लॉ ऑफ मिताक्षरा हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि मेंटेनेंस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 ऑफ HAMA इज फाइल्ड इन विच कोर्ट? मैट्रिमोनियल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर ऑल एनी ऑफ द अबव? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। एक हिंदू की यदि एक से अधिक विधवा हो तो उनको मिल सकता है, क्या मिल सकता है? प्रत्येक को एक हिस्सा, सभी विधवाओं के लिए एक हिस्सा, प्रत्येक को एक हिस्सा या अधिकतम 2 हिस्से यदि 2 से अधिक विधवा हो, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। What should be the difference of age under the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 if a female adopt male? 21 years, 25 years, 18 years या फिर 16 years? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। Preemption of the ground of Shafe-e-Zar was declared unconstitutional in which case? भावराम वर्सेस बैजनाथ, गोविंद दयाल वर्सेस इनायतुल्लाह, भगवान दास वर्सेस चेतराम या फिर राम सरन लाल वर्सेस मस्त डोमिनी कौर? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी नहीं है? पुत्र, विधवा, प्रथम श्रेणी के पिता या फिर माता? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, पिता। हिंदू नाबालिग और संरक्षक अधिनियम 1956 के तहत एक गोद लिए गए पुत्र की असली संरक्षक कौन है? मतलब गार्जियन कौन है? ओरिजिनल फादर, ओरिजिनल मदर इन द एब्सेंस ऑफ एडॉप्टिव फादर या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका राइट ऑप्शन है एडॉप्टिव फादर। भारत में लागू पारिवारिक संबंधों से संबंधित विधि है, क्या है? सेक्युलर लॉ इन इंडिया, स्टैच्यूटरी लॉ, रिलीजियस लॉ या फिर पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। Under the Hindu Adoption and Maintenance Act, the person who is taken in adoption must be Hindu only, a Hindu or Jew, may be Hindu or Christian या फिर none of the above? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। किस वर्ष से पहले हिंदुओं के बहुविवाह की अनुमति थी? पॉलीगैमी वॉज परमिटेड इन हिंदू बिफोर द ईयर 1956 में, 1954 में, 1955 में या फिर 1978 में? इसका राइट ऑप्शन है 1955 में। ये रॉन्ग है, यहाँ पे 1955 होगा। Mohan get married to his sister daughter Kriti. The marriage is valid if the custom allow it. The marriage is void. The marriage is valid only if the court approve it या फिर the marriage is valid only the पंचायत permit? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। The last amendment to the Indian Succession Act was made in which year? 2000, 2001 में, 2002 में या फिर 2004 में? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3।
Which of the following statement is correct? There can be a will without a codicil. There can be a codicil without a will. Every will has a codicil. या फिर a codicil precede a will. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार एक वसीयत प्रमाणित होनी चाहिए 2 साक्षी के द्वारा, 2 या 2 से अधिक साक्षी के द्वारा, केवल उसी साक्षी द्वारा जो वसीयतकर्ता का रिश्तेदार नहीं है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2. इद्दत अंडर मोहम्मदन लॉ रिफर्स टू. तो इद्दत एक पीरियड होता है, इद्दत पीरियड होता है मोहम्मदन लॉ के अंदर. तो ये क्या होता है? ये एक गिफ्ट होता है मेड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, या फिर द राइट ऑफ अ हस्बैंड टू डिवोर्स हिज वाइफ, या फिर अटेन टू पुबर्टी, या फिर नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द अबव. Under the Christian Marriage Act, the marriage registrar for any district is appointed by. कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द क्लर्जी मैन ऑफ द चर्च, या फिर हाई कोर्ट के जजेस. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1. In which of the following is not a legal guardian of the property of Muslim minor? इनमें से कौन एक नाबालिग मुस्लिम की संपत्ति का विधिक संरक्षक नहीं है? फादर, ब्रदर, द एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय फादर, या फिर ग्रैंडफादर. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ब्रदर. अब जो हमारे अगला क्वेश्चन है, जो कि हमारा 18 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा जो कैंसिल हो चुका था. इसको आप रिमूव कर दो यहाँ से. उसके बाद जो हमारा 19 क्वेश्चन है, ये भी हमारा डिलीट हो चुका है, इसको भी आप हटा दो. अब हम सीधा आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस. द केस इज शाहबानो केस. तो शाहबानो का केस किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? डाउरी डिमांड से, हरासमेंट एट वर्क प्लेस, मेंटेनेंस ऑफ डिवोर्स मुस्लिम वुमेन, या फिर ट्रिपल डिवोर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3. ये क्वेश्चन हमारा 19 है जो कि डिलीट हो चुका है, इसको आप हटा दो. 20 वाला क्वेश्चन अभी हमने करा था. अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे. भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत विवाह का विघटन के लिए एक आदेश पारित करना परिवार न्यायालयों के समवर्ती अधिकार क्षेत्र हैं. ये आदेश किस मामले में पारित किया गया था? तो अगर हम इसके राइट ऑप्शन पे आए तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2. ये क्वेश्चन भी अभी रिपीट हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा. इनमें से कौन मुस्लिम भरण पोषण के लिए पात्र नहीं है? हु ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम इज नॉट इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस? कौन नहीं होगा? सन हु इज अ माइनर, डॉटर हु इज नॉट मैरिड, ग्रैंड पेरेंट, या फिर एन इलिजिटिमेट सन. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4. डिफर्ड मेहर इज पेबल एट द टाइम ऑफ डिवोर्स और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द स्पाउस. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2. दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. दया भागा स्कूल का मानना है कि एक परिवार क्योंकि वह संयुक्त है इसलिए उसकी संपत्ति भी संयुक्त है. ये स्टेटमेंट राइट है, रॉन्ग है, कि कौन सी है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. Which of the following is essential for a valid adoption under the Hindu Marriage Act 1955? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत दत्तक ग्रहण लेने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? दत्ता होमम, एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग ऑफ चाइल्ड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2. Hindu male can adopt a female child if the difference of the age between the two is more than.
हिंदू पुरुष एक लड़की बच्ची को दत्तक ग्रहण ले सकता है यदि दोनों के बीच उम्र के अंतर में कम से कम 15 वर्ष है, 18 वर्ष है, 20 वर्ष है या 21 वर्ष है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 21 वर्ष। Which of the following relation is not dependent under section 21 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956? ग्रैंडमदर, मदर, विडो या फिर डॉटर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। हदीस मुस्लिम विधि के स्रोतों में से एक है। इसके अंतर्गत आता है भगवान के बहुत शब्द, नबी के लिए शब्द और कार्य, न्यायविदों की सर्वसम्मति निर्णय या फिर औपचारिक फैसले। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत युवावस्था का विकल्प तलाक का एक अधिकार है, तलाक का एक आधार है, केवल पति के लिए, केवल पत्नी के लिए, पति और पत्नी दोनों के लिए या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। Which section of the Hindu Marriage Act 1955 provide that a child from a void marriage would be legitimate? सेक्शन 11 में, सेक्शन 13 सब क्लॉज ए में, सेक्शन 12 में या फिर सेक्शन 16 में। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 के किसके भरण पोषण के लिए प्रदान किया गया है? पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, विधवा बहू के लिए या फिर बच्चों के लिए? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, विडो डॉटर इन लॉ के लिए। सेक्शन 30 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 डील विद वुमेन स्टेट, टेस्टामेंट्री सक्सेशन, मेल सक्सेशन या फिर फीमेल सक्सेशन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। Under the dissolution of Muslim Marriage Act 1939, a Muslim wife can seek dissolution of marriage if the husband failed to perform marital obligation for। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के विघटन के तहत एक मुस्लिम पत्नी विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है यदि उसका पति वैवाहिक दायित्व निभाने में विफल रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 3 साल। सॉरी, यहाँ पे 4 इयर्स होगा ना कि 3 इयर्स। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लेज डाउन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सेक्शन 25 में, सेक्शन 26 में, सेक्शन 27 में या फिर सेक्शन 29 में? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। The case of Muhammadan Alabad Khan versus Muhammadan Ismail Khan is related to which? प्रियम्पटन, गिफ्ट, मेहर या फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में एक मुस्लिम पति द्वारा 3 तलाक की घोषणा को असंवैधानिक कहा था? शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शसीम अरा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बैतरा वर्सेस अली हसन या फिर डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शायरा बानो और शाह बानो ये दोनों ही केस बहुत इंपॉर्टेंट है। शायरा बानो जो है जो हमें ट्रिपल तलाक को बताता है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा गया था, और जहाँ पे आपको मेंटेनेंस मिला था वो था हमारा शाह बानो का केस। तो ये दोनों ही केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि कोई पुरुष किसी ऐसी लड़की से विवाह करता है जो उसके साथ निषेध रिश्ते में है और उनके रिवाज इस तरह के विवाह की अनुमति नहीं देते हैं, तो इस तरह के व्यक्ति को कैसे दंडित किया जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। Which section of the Hindu Marriage Act 1955 provide that a child from a void marriage would be legitimate? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा ये प्रावधान करती है कि शून्य विवाह से उत्पन्न बच्चा धर्मज होगा, मतलब लेजिटिमेट होगा?
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। ये जो सेक्शन है सेक्शन 16 जो हमें ये बताता है कि अगर कोई हिंदू मैरिज के अंदर वॉइड मैरिज हो जाती है लेकिन उससे बेबी आ जाता है तो वो हमारा लेजिटिमेट होगा, वो चाइल्ड लेजिटिमेट होगा। ये क्वेश्चन कम से कम आपके हर बार पूछा जाता है, एब के कम से कम 5 सालों में से 4 सालों में ये पूछा ही गया है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप टिक कर लीजिए। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इनकॉर्पोरेट द फॉल्ट थ्योरी ऑफ डिवोर्स। हिंदू विवाह अधिनियम के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में तलाक को दोषपूर्ण सिद्धांत माना जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि हिंदू भरण पोषण और दत्तक अधिनियम के तहत निम्नलिखित दोनों परिस्थितियों में से कौन सी परिस्थिति में एक आश्रित किसी संपत्ति के अंतरीति के खिलाफ भरण पोषण के अपने अधिकार को परिवर्तित कर सकता है, जिसमें से उसे भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है केवल तभी जब वह अंतरीति के पास ऐसे अधिकार की सूचना हो, केवल तब जब अंतरत निःशुल्क हो, दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। Requisite of a valid adoption, no adoption shall be valid unless गोद लेने वाले व्यक्ति की गोद लेने की क्षमता और अधिकार भी है, गोद लेने वाले व्यक्ति में से ऐसे करने की क्षमता है, या गोद लेने वाला व्यक्ति गोद लेने के लायक है, या फिर इस अध्याय में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन में गोद लिया गया है, इसके तहत उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये आपको सेक्शन बताना है कि किस सेक्शन में है। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि मुस्लिम महिला विवाह के अधिकार संरक्षक अधिनियम 2019 के अनुसार मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी पर अधिनियम के तहत परिभाषित किए गए किसी भी प्रकार के तलाक का उच्चारण शब्दों में या लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी भी तरीके से किया गया है तो वो अब क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा, कॉग्निजेबल माना जाएगा, कंपाउंडेबल माना जाएगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव माना जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। और ये कौन सा केस था हमारा? शायरा बानो का केस। कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 महिलाओं को प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। ये चारों ही चीजें देता है हमें। सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड क्या करता है? कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, या फिर मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट, या फिर डिवीजन ऑफ मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी। इसका राइट ऑप्शन है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। एक हिंदू पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रही थी और अपने सभी बच्चों का रख रखाव और भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के बिना किसी सहायता के कर रही थी। पत्नी इसके अंतर्गत अलग निवास और रख रखाव की हकदार है, किस सेक्शन के अंदर? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। मिताक्षरा विधि द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 की शुरुआत से नए अनुभाग को परिस्थापित करके बेटी की सहभागिता की स्थिति पर चर्चा किस धारा में करी गई है? तो इसका राइट ऑप्शन है धारा 6 में। सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट रिलेट टू वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, सेरेमनी ऑफ हिंदू मैरिज, या फिर कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज। इसका राइट ऑप्शन है कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज। A marriage between a girl of 22 years marries her maternal uncle son of 23 old year in accordance with the Special Marriage Act। अब वो मैरिज क्या होगी? अगर कोई एक लड़की 22 साल की है और वो अपने मैटरनल अंकल के लड़के से जो कि 23 साल का है उससे शादी कर लेती है अंडर दी स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो अब ये मैरिज क्या होगी? वैलिड होगी, वॉइडेबल होगी, वॉइड होगी, या फिर वैलिड ओनली इन नॉर्थ इंडिया में? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ये मैरिज वॉइड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। The Hindu Marriage Act 1955 petition in which a decree of restitution of conjugal right
conjugal right has been passed to apply to the court for a decree of divorce by showing that there has been no restitution of conjugal right as between party of marriage for a period of 1 year or upward after passing the decree. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3. बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया है, क्या है? कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल या फिर नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3. Which of the following section of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 deal with amount of maintenance? सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 23 या फिर सेक्शन 24 में? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3. अब हम बात कर लेते हैं अपने A21 के मॉक टेस्ट प्रोग्राम की. एक्चुअली इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको मॉक टेस्ट के 25 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, जहां पे आपको फुल लेंथ मॉक दिखेंगे, साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिलेंगे और वो दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो. और साथ ही साथ आपको वहाँ पे एप का जो पैटर्न रहा है अब तक 10 सालों का क्या रहा है वो भी आपको बताया जाएगा. साथ ही साथ ये जो मैं आपको PYQ करा रही हूँ ये सारे PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और उसके साथ ही साथ आपको इसका डिटेल एनालिसिस भी मिल जाएगा. डिटेल एनालिसिस का मतलब ये है कि हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं और अब कितने क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं. साथ ही साथ आपका टाइम मैनेजमेंट जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम में. और इसके साथ ही साथ ये चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, आपको वहाँ पे ये भी पता चलेगा कि हम बेयर एक्ट को कैसे रीड करते हैं और बेयर एक्ट के अंदर से किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एप के एग्ज़ाम में. और इस कोर्स की प्राइस रहने वाली है 350 रुपीज़, जिसे आप परचेज कर सकते हो. मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ पे आप आराम से इसको परचेज कर सकते हो और कोई भी अगर इससे रिलेटेड डाउट हो या फिर आपको और भी कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो. चलो ये तो बात हो गई हमारी पेड कोर्सेज की, मॉक टेस्ट जो कि पेड है. अब हम बात कर लेते हैं फ्री मॉक टेस्ट की, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको दिख जाएगा. आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इस बार कोड से और साथ ही साथ आपको वहां पर 7 मई से शुरुआत होने वाली है डेली की डेली मॉक टेस्ट सीरीज़ की. वहां पे आप अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट कर सकते हो और साथ ही साथ ये देख सकते हो कि आपकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है. तो अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे. Which of the following statement are false for the purpose of the Hindu Marriage Act? एक बात याद रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है. यहाँ पे कई बार ट्रू स्टेटमेंट के साथ ही साथ आपको फॉल्स स्टेटमेंट का भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो. तो पहली स्टेटमेंट है हमारी कि ये माना जाता है कि जो व्यक्ति धर्म से मुस्लिम, स्थाई मुस्लिम, संथाल, ईसाई, यहूदी या पारसी नहीं होता वह व्यक्ति हिंदू होता है. दूसरी स्टेटमेंट है कि लिंगागत उप्र संप्रदायिक से संबंधित व्यक्ति को हिंदू माना जाता है. एक धर्मांतरित व्यक्ति जिसने दूसरे धर्म को अपना लिया है उसके वापस हिंदू धर्म अपनाने के लिए स्थानीय अनुष्ठान रीति का पालन करने की आवश्यकता है. अब आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4. पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है. एक सेकंड, यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट आपकी है नहीं, हिंदी में नहीं है लेकिन इंग्लिश में है, तो इसको आप इंग्लिश की तरफ से देख सकते हो. हमारी पहली और तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है. तीसरी स्टेटमेंट ये है कि अ पर्सन कन्वर्टेड हु कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन नीड टू फॉलो लोकल रिचुअल कस्टम फॉर द कन्वर्टिंग बैक टू हिंदुइज्म. तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकेंड वाली राइट है. In which of the following case it was held that the right conferred under section 25 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 supersede any contract to the contrary, that fact that a date of decree must no difference. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, सेसी अम्मल वर्सेस थय्यू अम्मल. In which of the following date did Hindu Marriage Act 1955 came into operation? निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदू विवाह अधिनियम लागू हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 18 मई 1955 से.
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आएगी? तड़वाड़ की, जाया तवाजीही की, कुटुंबा की, कुवारू की या फिर इलोम की? अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल दी करेक्ट। Which of the following section of the Muslim Personal Law, which is Shariat Application Act 1937, have been replaced or amended under Section 6 of the Dissolution of Muslim Marriage Act? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। धारा 5 में सपिंड रिलेशनशिप मीन्स, सपिंड संबंध का तात्पर्य क्या है? तो सपिंड रिलेशन हमारे हिंदू मैरिज में आती है और इसका मतलब होता है थर्ड जनरेशन ऑफ मदर एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ फादर। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह विच्छेद का अधिकार नहीं है? मेंटल डिसऑर्डर, वेनरल डिसीज इन कम्युनिकेबल फॉर्म, इनक्यूरेबल अनसाउंड माइंड या फिर लिविंग सेपरेटली फॉर लेस देन 3 मंथ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, इंडियन क्रिश्चियन कैन ऑब्टेन डिवोर्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनैक्टमेंट? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 में। द सेक्शन ऑफ 12 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट 1956 डील विद, क्या डील करता है? राइट ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट टू डिस्पोज देयर प्रॉपर्टी, इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एडॉप्शन या फिर कैंसिलेशन ऑफ एडॉप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। मुस्लिम महिला के पास दंड प्रक्रिया संहिता विच इज आईपीसी 1973 की धारा, जो कि अब बीएनएसएस की हो चुकी है, 144 से 147 के प्रावधानों द्वारा शासित होने पर विकल्प है। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षक अधिनियम 1986 में कौन सी धारा इससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। Which of the following is not a ground of void marriage under section 11 of the Hindu Marriage Act? Bigamy, decree of prohibited relationship, सपिंड रिलेशनशिप या फिर चाइल्ड मैरिज? इसका राइट ऑप्शन है चाइल्ड मैरिज। अगला क्वेश्चन है कि द प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट इज इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज गिवन इन विच सेक्शन? ये जो हमारा है टर्म है विच इज मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। इसका सेक्शन पूछ लिया जाता है कई बार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है अ मुस्लिम वाइफ मे सू फॉर डिवोर्स अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 सेक्शन 2 इफ द हस्बैंड हैज बीन इनसेन फॉर अ पीरियड ऑफ। मुस्लिम विवाह विघटन की धारा 2 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी तलाक के बाद दाखिल कर सकती है यदि पति की अवधि तक पागल हो, 1 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक या फिर 7 साल तक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। When may two persons be said to be related to each other by half blood in accordance the Hindu Marriage Act? तो वो क्या होंगे? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट कंसीडर्ड एज अ वैलिड कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट? क्या होगा? विवाह के समय पक्षरों का कोई जीवन साथी जीवित नहीं होना, पक्षरों के प्रतिबद्ध रिश्ते की कोटि के भीतर होना चाहिए, पक्षकारों के एक दूसरे का सपिंड नहीं होना चाहिए या पक्षकारों को मिर्गी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 67, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी राइट है और कौन सी रॉन्ग है। सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड क्या करता है? क्या प्रोवाइड करता है? ग्राउंड फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुरल राइट, रिकॉर्ड ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन या फिर ग्राउंड फॉर डिवोर्स ही लाइफ एंड लॉ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड एंड थर्ड।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बातिल मैरिज इन मुस्लिम लॉ? बातिल मैरिज हमारी मुस्लिम लॉ के अंदर होती है और उसमें बोला गया कि बातिल मैरिज होती क्या है, ये वैलिड मैरिज होती है, ये वॉइड मैरिज होती है, ये वॉइडेबल होती है या फिर इररेगुलर होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। देखिए जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि वैलिड है मैरिज, वॉइड है या फिर हमारी इररेगुलर है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी पूछे जाते हैं फैमिली लॉ के अंदर। और ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ये हमारे हिंदू लॉ से तो होते ही हैं, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन हमारे मुस्लिम लॉ से भी होते हैं। तो इसे आप इग्नोर मत करिएगा, इसको डेफिनेटली करिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखेंगे पेपर में। What is contract of marriage which may be dissolved by the wife under a power delegated to her called under the Muslim law? ये क्या है? तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत, तलाक उल तफवीज़ या फिर तलाक ए हसन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, तलाक ए तफवीज़। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत एक हिंदू लड़का और हिंदू लड़की शादी कर सकते हैं? कौन सा है? द हिंदू मैरिज एक्ट है या द स्पेशल मैरिज एक्ट है? अब आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दोनों में से ही। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालिका को भी सहदायिका संपत्ति का अधिकार उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द एज डिफरेंस बिटवीन द एडॉप्टिव फादर एंड द एडॉप्टिव डॉटर फॉर अ वैलिड एडॉप्शन? ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट क्वेश्चन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 21 ईयर्स, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। Which section discuss the regard of subint relationship under the Hindu Marriage Act 1955? यहाँ पे आपको subint relationship का सेक्शन बताना है डायरेक्टली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 74। ये क्वेश्चन हमारा डिलीट हो चुका है तो इसको आप लीव कर दो। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है कि आरती और राजेश की शादी को 5 साल हो चुके थे। इस दौरान राजेश द्वारा आरती पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, जिससे उसे भावनात्मक और मानसिक परेशानी हो रही है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा सब क्लॉज 13 सब क्लॉज 1A के तहत क्रूरता के आधार पर आरती तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने के लिए फैसला करती है। अब हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के आधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो चलिए देखते हैं। हमारी पहली स्टेटमेंट है कि आरती केवल विभाचार के आधार पर तलाक की मांग कर सकती है, या फिर आरती क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग तभी कर सकती है जब वह मानसिक और शारीरिक क्रूरता साबित कर दे। अगला है आरती क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग नहीं कर सकती क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत इसे मान्यता नहीं दी गई है। या फिर आखिरी ऑप्शन है कि तलाक की याचिका में सफल होने के लिए आरती को ये साबित करना होगा कि राजेश की क्रूरता जानबूझकर की गई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि वो आरती तभी डिवोर्स के लिए डाल सकती है जब वो ये प्रूफ कर दे कि उसको मेंटली और फिजिकली उसको क्रूअल्टी करी गई थी, क्रूरता विच इज क्रूअल्टी। अगला क्वेश्चन है कि ऑन द मैटर वेयर दया भागा इज साइलेंट व्हाट प्रिवेल? जहाँ पे दया भागा साइलेंट होती है तो वहाँ पे क्या प्रिवेल होता है? वहाँ पे लोकल कस्टम होते हैं, स्मृति, श्रुति या फिर मिताक्षरा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि निशा और आकाश अलग हो चुके हैं और वो दोनों अपने नाबालिग बच्चे आरव की कस्टडी लेना चाहते हैं। निशा मुख्य देखभाल करता रही हैं, जबकि आकाश का दावा यह है कि आरव के लिए बेहतर वित्तीय स्थिरता प्रदान कर सकता है। ये दोनों संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। आरव की कस्टडी निर्धारित करने में अदालत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार करेगी? तो हस्बैंड और वाइफ हैं जो सेपरेट हो चुके हैं और अब वो अपने बच्चे की, जो कि माइनर चाइल्ड है, उसकी कस्टडी चाहते हैं। निशा उस बच्चे का काफ़ी समय से देखभाल कर रही थी और जो पापा हैं उसके वो बोल रहे थे कि मैं इसका और अच्छा इसकी देखभाल कर सकता हूँ। तो अब कोर्ट यहाँ पे किस चीज़ पे फैसला देगी?
किस पे देगी? दोनों माता पिता की वित्तीय स्थिरता पे, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, बच्चे का लिंग पे, बच्चे का जो चाइल्ड है उस पे, बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम मीन कि बच्चे के वेलफेयर में क्या, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका बेस्ट इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, या फिर जो माता पिता वित्तीय रूप से अधिक स्थिर हैं वो स्वतः ही कस्टडी दे दी जाती है। मतलब हस्बैंड और वाइफ में से, मॉम और डैड में से किसका फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी है, उस केस पे उसे दे दी जाती है कस्टडी। तो कोर्ट किन विचारों पे विचार करेगी? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चे के लिए सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है तो इसको आप लीव कर दो। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है कि द रेमेडी फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुरल राइट इज गिवन इन सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। यदि कोई मामला विशेष विवाह अधिनियम विच इज स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत केंद्र सरकार से प्रेषित किया जाता है तो उसका निर्णय के पश्चात विवाह संपन्न कराने की समय सीमा क्या है? 1 महीना है, 2 महीने है, 6 मंथ है या फिर 3 मंथ है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 मंथ। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 3 महीने, 3 मंथ। अगला क्वेश्चन है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं रीजन और असर्शन वाले, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फैमिली लॉ हो, चाहे बीएनएसएस हो, चाहे बीएनएस हो, तीनों में इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं, ये बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसे कि पहला असर्शन यहाँ पे ये दिया है कि अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अ डॉटर इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाय मिताक्षरा लॉ बिकम अ कारपेंटर बाय बर्थ इन हर ओन राइट जस्ट लाइक अ सन। दूसरा इसका रीजन क्या है? द प्रोविजन ग्रांट डॉटर द सेम राइट एंड लाइबिलिटी एंड डिसलाइबिलिटी इन कॉर्पोरेंसी प्रॉपर्टी एज दोज ऑफ सन। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें कौन सा रीजन सही है या फिर रीजन सही नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ पेटिशन फॉर नलिटी ऑफ मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ऑन द ग्राउंड दैट कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, व्हाट इज द स्टैट्यूटरी बार टू ग्रांटिंग द डिक्री? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सी, ये वाला जो क्वेश्चन है विच इज 83, ये क्वेश्चन हमारा डिलीट हो चुका है, इसको भी आप लीव कर दो। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं जो कि हमारा होने वाला है 84। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है कि द ग्राउंड फॉर डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 आर दैट दी, मतलब मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत विवाह विघटन की डिक्री के आधार है, क्या आधार है? पति के ठौर ठिकाना 2 वर्षों से ज्ञात नहीं है, मतलब कहाँ पर है वो ये नहीं मालूम है। दूसरा कि पति के 5 वर्ष की अवधि के लिए कारावास का दंड माना गया है। तीसरा कि पति 2 वर्षों की अवधि के लिए बिना समुचित कारण के अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है, या फिर पति ने 1 वर्ष की अवधि के लिए उसकी पत्नी का भरण पोषण की उपेक्षा की है और ये उसे प्रदान करने में असफल रहा है। अब आप बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इसमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी है। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि मैचअप का क्वेश्चन। यहाँ पे आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस बेयर एक्ट का इंडेक्स खोल के बैठना है और देखना है कि सेक्शन में क्या दिया है। जैसे कि पहला है हमारा लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, बताना है इसका कौन सा सेक्शन है। पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी का बताना है, जुडिशियल सेपरेशन का बनाना है और वॉइडेबल मैरिज का बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं फैमिली लॉ के। यहाँ पे हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर करे हैं दोनों ही लॉ के, चाहे हमारा हिंदू मैरिज हो चाहे हमारा मुस्लिम मैरिज हो। अब बात कर लेते हैं कि फैमिली लॉ के किस तरीके का पेपर एनालिसिस होता है। तो 2017 से 2025 तक फैमिली लॉ के कितने क्वेश्चन आपके एब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम देख रहे हैं कि हमारे
एप 10 में 8 क्वेश्चन है, लगातार हमारे 8 ही 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन बीच में हमें एप 20 में जो कि हमारे 6 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो हम इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि 6 क्वेश्चन पूछे थे आखिरी एप के एग्ज़ाम में, और उससे लगातार 8-8 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो इस तरीके से आप आइडिया ये लगा सकते हो कि एब आने वाले एप 21 एग्ज़ाम में आपसे कम 6 से 8 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे हर हालत में। कम तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, हो सकता है 6 भी क्वेश्चन पूछ लें और हो सकता है 8 भी पूछ सकते हैं, लेकिन 6 से कम नहीं होंगे और 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब मैक्सिमम आप लगा के चलो कि 10 नंबर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मान लो तो इतने क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब रही बात आपको यहाँ पे किन चीज़ों पे फोकस करना होगा। देखो बेसिकली तो डायरेक्ट आपके सेक्शन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो मैंने आपको अभी बीच में भी बताया था कि पूछ लिया जाता है कि वॉइड मैरिज है, वॉइडेबल मैरिज है, इर्रेगुलर मैरिज है या कौन सी मैरिज है। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जो थोड़े कहानी वाले क्वेश्चन थे, जैसे मैंने अभी आपको बताए थे, काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि निशा और मोहन ने शादी कर ली, अब उससे उनका बच्चा हुआ और आगे चल के उसे कौन उसकी कस्टडी लेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि इस बार भी फैमिली लॉ में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो ये ऐसे डाल ही देते हैं। बाकी आपका सेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। और भी अगर आपको कोई भी डाउट हो एप 21 के एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।